Pakistan to more than willing है to pay back all its debt, but does it have the ability to pay back its debt? That's the question. अब जो ability to pay back debt है, क्योंकि वो questionable है, because आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं हो रही जिससे आप कमा के और वो पैसे वापस दें, तो ऑब्वियसली आपको एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन साथ लेना पड़ेगा और लोकल मार्केट से डॉलर खरीदने पड़ेंगे और उसको कर कर के आप अपना डेट वापस करेंगे। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही, वो है फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तक ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज नहीं करेगी तो पैसे ले तो लेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे ताल्लुकात मिडल ईस्ट में भी मुल्कों के साथ ठीक हैं, अमेरिका के साथ भी ठीक हैं, मगर वो रीपे किसी ने तो करने हैं ना। तो जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो विद इन दिस द कंट्रीज हु हैव साइंड अप टू दिस पैक्ट, इनका आपस में तो कोई कंपटीशन इस तरह नहीं बनता। जहाँ तक मिलिट्री बेनिफिट का सवाल है, वो जैसा अभी नदीम साहब ने कहा कि पहले हम तकरीबन 10 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करते थे, और नाउ वी आर एमिंग टू हिट 30 बिलियन। ऑलरेडी आपके जो एमओयू साइन हुए हैं वो अप टू 30 बिलियन के होंगे। सो अगर आप 30 बिलियन कर रहे हैं, दैट मीन यू ट्रिपलिंग योर एक्सपोर्ट फ्रॉम जस्ट वन सेक्टर। तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा तो है, और उसका सिर्फ मिलिट्री फ़ायदा या इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं, उससे एक स्ट्रेटिजिक फ़ायदा भी है, बिकॉज वो कंट्री का डिफेंस जो है वो किसी हद तक आपके डिफेंस से ना सिर्फ लिंक हो जाता है बल्कि आप पे डिपेंडेंट भी हो जाता है। सो इन टाइम ऑफ नीड वो जो रिलेशनशिप है वो टू वे हो जाता है, वन वे नहीं रहता। उन्हें भी पता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपको ये पता ही है कि ये जो मैड डॉक्ट्रिन है, यानी कि मोदी, अमित और डोवल, उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, नॉट ओनली इन द रीजन बट ग्लोबली आइसोलेट किया जाए। ये तो उनकी सारी स्ट्रेटजी जो है वो तबाह हो जाती है वंस वी गेट दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पे उनका भी बहुत ग्रोइंगली इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो चुका हुआ था बिकॉज ऑफ द यूएई डील्स एंड ऑफ कोर्स सऊदीज के साथ डील्स की। लेकिन अब क्योंकि हमारा वहाँ पे इनरोड हो चुका है, सो वो जो उनकी पॉलिसी थी हमें आइसोलेट करने वाली, वो तो अब जीरो हो चुकी है। सो बिल्कुल डॉक्टर औरंगजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस इन्फ्लुएंस का पाकिस्तान को डेफिनेटली फायदा है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं वतन जफर, हमारे साथ इज़्ज़त सैयद साहब हैं, नदीम खान साहब हैं और डॉक्टर औरंगजेब सिद्दीक साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात के ज्वाइन करने के लिए इस प्रोग्राम को। 3 दिन से सर हम एक मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसमें एक नई जहत का इजाफा हो गया है। कल हुआ था बल्कि पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन, प्रिसाइसली 99.59 ट्रिलियन रुपीस। इसमें जो मुल्की बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, बैरूनी तरह से कर्जा सारा मिला के, यानी डॉलरों को भी रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो अब एजाज साहब आपसे ये गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगा। 10 अरब डॉलर से ज्यादा लास्ट क्वार्टर में पे पाकिस्तान ने, और इन दिफाई मायदों के जरिए पाकिस्तान की जुमला मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अब उस जुमला मुश्किलात में एक माशी मुश्किल भी है। तो जब हम पूछते हैं कि इसके जो आप फजाइल बयान फरमाते हैं इन दफाई मुआहदों के, और ये बताते हैं कि ये जो एक नया आर्किटेक्चर बन रहा है उसमें पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, उस अहमियत को तो हमने मान ली अहमियत है, और उससे पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द 100 ट्रिलियन रुपीस ऑफ डेट, और पाकिस्तान ने जो पे बैक करना है वो पैसे कहाँ से आएंगे। अमेरिका से जो आपने 10 अरब मांगे थे वो तो उन्होंने उसका तो कोई जवाब ही नहीं दिया। सो हियर वी आर, व्हाट विल हैपन सर? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। देखें, there are two things when it comes to repayments. One is एजाज the साहब, willingness to pay and the other is the ability to pay. अब पाकिस्तान तो more than willing है to pay back all its debt, but does it have the ability to pay back its debt? That's the question.
अब जो एबिलिटी टू पे बैक डेट है, क्योंकि वो क्वेश्चनेबल है, बिकॉज आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं हो रही जिससे आप कमा के और वो पैसे वापस दें, तो ऑब्वियसली आपको एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन साथ लेना पड़ेगा, और लोकल मार्केट से डॉलर खरीदने पड़ेंगे, और उसको कर कर के आप अपना डेट वापस करेंगे। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही, वो है फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तक ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज नहीं करेगी तो पैसे ले तो लेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे ताल्लुकात मिडल ईस्ट में भी मुल्कों के साथ ठीक हैं, अमेरिका के साथ भी ठीक हैं, मगर वो रीपे किसी ने तो करने हैं ना। वो जो किसी ने जब पे करने की बारी आएगी वो किस तरह पे करेंगे। आप देखें अभी तक चाइना का जो डेट है वो लिम्बो में है, तो हमने ले तो लिए बड़ी खुशी से, 30 अरब डॉलर 40 अरब डॉलर हमने बड़ी खुशी से लिया, बट जब रीपे करने की बारी आई तो अब हम कह रहे हैं जी आप उसको और एक्सटेंड करें। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रीपे। जब आपके पास एबिलिटी नहीं होती तो आप खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। देखिए ना, जब आप पर्सनल लेवल पे भी कोई लोन लेते हैं तो आपको पता होता है ना वापस कब करना है, किस तरह करना है। तो इसी तरह लेंडर्स आपको दिए तो जा रहे हैं पैसे, लेकिन आपकी जो नेशनल इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है इसके अंदर, बिकॉज ये जितना भी पैसा होता है ये विदाउट स्ट्रिंग्स नहीं आता। एवरी लोन कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आपने देखा होगा कि जो इस वक्त बिल्कुल। आपका दिफाई मुआहदा हुआ है विद सऊदी अरेबिया और टर्की, ये अमेरिका ने ओके किया तो हुआ है। तो वो बेसिकली सबलेट करना चाहता है थोड़ा सा डिफेंस जो है इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, क्योंकि इस वक्त आप देखें अमेरिका के पास एबिलिटी नहीं है इन मुल्कों को डिफेंड करने की। जो मिसाइल बैटरीज थी जो रिक्वायर्ड थी उनको मारने के लिए ईरानियन मिसाइल्स, उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ था कि 10 से 15 दिनों तक सप्रेस करेंगे एनिमी एयर डिफेंसेस को, विच वर द ईरानियन एयर डिफेंसेस। वो कर नहीं सके। जब वो कर नहीं सके उसको सप्रेस ठीक तरह, तो उनकी मिसाइल जो सिस्टम्स थे वो बच गए सारे के सारे। अब जब वो बच गए तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स फायर की, आपने देखा होगा कि एक एक मिसाइल जो आ रही थी ईरान की उसके पीछे 4-4 6-6 उन्होंने कई दफ़ा मिसाइल्स फायर की, जिसकी वजह से उनकी बहुत डिप्लीशन हुई वेपन्स की। और इस वक्त वो चाहता है कि इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ला के थोड़ी सी अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसकी डिफेंस की, उसको सबलेट कर दे पाकिस्तान को, ताकि इन केस अगर कोई मिसाइल्स वगैरह आती हैं और गिरती हैं इन मुल्कों में तो थोड़ा सा ब्लेम अमेरिका से उठ के किसी और मुल्क के ऊपर भी आना शुरू हो, क्योंकि अमेरिका इज़ नाउ नॉट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग दीज कंट्रीज, बिकॉज उसने इतना हाई क्वांटिटी ऑफ वेपनरी इसराइल को दी हुई है बाकी जगहों से उठा के कि मुल्कों को वो डिफेंड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को अब फ़ायदा इस चीज़ का है कि वो पैसे लोन, देखिए एक स्टैंडर्ड लोन होता है, एक होता है डेफर्ड लॉन्ग टर्म लोन कि आप 20-30 साल में वो पैसे वापस करें। हमें इस वक्त वो लोन चाहिए जो बड़ी सॉफ्ट टर्म्स के ऊपर मिलते हैं। कमर्शियल लोन लेना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप देखिए इमरान खान के एक साल में 2021 या 22 में उन्होंने और चाहे लें करता। जी उन्होंने मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि जी बताइए सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा 11% जो है वो पॉलिसी रेट है, यानी जो बैंकों से कर्जा मिलता है हमारे कमर्शियल बैंकों से, उस पर 11% सूद है। और अभी एम्बेसडर हमारे साथ एक प्रोग्राम 56% जो है वो रिश्वत में और दीगर चीज़ों में पैसे चले जाते हैं। और उसके साथ अगर आप ये भी जोड़ लें कि बिजली की क्या कीमत है, फलाना की चीज़ की क्या कीमत है, तो समझें कि 10 रुपए प्रॉफिट में से 8 रुपए तो किसी भी आदमी को इन चीज़ों में देने पड़ेंगे। हमें पता है डॉक्टर औरंगजेब को नदीम साहब
साहब सबको हमें पता है, एज हमारी आने वाली थी डॉक्टर साहिबा सर्विसेज हॉस्पिटल में, डॉक्टर औरंगजेब आज से कोई 8-9 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त वो एड हॉक डॉक्टर्स थे, तो 60,000 रुपए उन्हें मिलते थे महीने के। तो वो एजी ऑफिस वाले 20,000 रुपए उस चेक में से रखते थे, मैडम को, डॉक्टर साहिबा को 40,000 रुपए देते थे उन्हें मिलते। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो ऐसे हालात में सऊदी इस मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? मैं तो उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता अगर वो इंडिया में प्रॉफिट के लिए जाएगा। सर क्यों इन्वेस्ट करेंगे? दे अपने वोंट लोगों इन्वेस्ट। की और दिवाली में चलेंगे, थोड़ी बहुत कोई शर्म रखने को उन्होंने कुछ 4 पैसे लगा भी दिए तो वो कोई इनसिग्निफिकेंट बात। जी वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट बात। जी इससे हमें क्या फायदा सारी? सर इससे तो फायदा तभी हासिल होना था ना जब आप मॉनेटरी और फिस्कल डिसिप्लिन लाते, आप कई ऐसी रूल्स इंप्लीमेंट करते जिससे आपकी लोकल स्पेंडिंग जो है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आप कम करते, हेल्थ के ऊपर आप ज़्यादा स्पेंड करते, एजुकेशन पे आप ज़्यादा स्पेंड करते। इन दोनों चीज़ों पे तो आपने स्पेंडिंग कम कर दी, तो लोगों का लाइफ स्पैन भी कम होगा, लोग बीमार भी ज़्यादा होंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कम उनको मिलेगी, और आपकी हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ एजुकेशन जब नहीं होगी तो ये लोग जब बड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनको इतनी एजुकेशन नहीं होगी कि हेल्थ किस तरह अपना ख्याल करना है, तो आपका लाइफ स्पैन भी रिड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत चीज़ें करनी ज़रूरी थी, जिसमें फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कम्स फर्स्ट, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये चारों चीज़ें नहीं की गवर्नमेंट ने। तो आई डोंट थिंक दे आर सीरियस एट ऑल अबाउट रीपेइंग दीज लोन्स। एंड आई थिंक कि ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं इनको भी ये पता है कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रही, तो आई डोंट थिंक आई मीन दे नो कि ये पैसे वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को। लेकिन वो इसको क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम में है वो मुल्क, तो इसलिए पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। बट जब वापस करने की बारी आएगी, अभी तो आई नहीं ना, तो ऑब्वियसली आप डिपेंडिंग कि उसको कौन सी गवर्नमेंट होती है और उसकी टर्म्स इन गवर्नमेंट्स के साथ कैसी होती हैं, तब आपको प्रॉब्लम होगी बड़ी सिवियर किस्म की। क्योंकि मुझे कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की गवर्नेंस में। That's the problem कि ये तो एक दिन चले ही जाएंगे, उस दिन क्या होगा, फिर प्रायोरिटीज कैसे रीसेट होंगी? नदीम खान साहब, ये दफाई मायदों को मईशत के साथ और तरक्की के साथ लिंकअप किया जा रहा है, आपकी समझ में आ रही है ये बात? डॉक्टर साहब, ये जो अभी इज़्ज़त साहब ने फरमाया है, सारी बातें आपको बताई हैं, फिगर्स दिए हैं, ये तो इस पैक्ट को प्री डेट करते हैं ना, बिकॉज ये तो सब कुछ हमारी पहले से मिसमैनेजमेंट चल रही है। सो उसने आके, पैक्ट ने आके इस पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं डाला। वी आर होपिंग, अब ये होप की बात ये है ना कि क्योंकि ज़ाहिर हमसे उनको क्या चाहिए, उनको हमसे चाहिए कि जब उनको डिफेंड करें, उनको न्यूक्लियर डेटरेंस दें, जब उन पर अटैक हो तो ग्राउंड फोर्सेज हमारी वहाँ मौजूद हों, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको हेल्प आउट करें। तो यही हम ऑफर कर सकते हैं उनको। तो हमें उनसे क्या मिलेगा उसके एवज? आफ्टर ऑल वी आर आल्सो गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो क्या है? एक तो चलें जी, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई पाकिस्तान की, ये मान लिया हमने, बट सेकेंडली देयर इज डेफिनेटली अ फाइनेंशियल कंपोनेंट टू इट। चले वो फर्ज करें आपको इकोनॉमिक एड इतनी नहीं आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लेकिन आपका वो डिफेंस बजट अगर उठा लें, इट विल मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस टू यू। तो देयर आर थिंग्स दैट आर पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पैक्ट हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। द पैक्ट इज somehow going to eventually play out for the betterment of Pakistan. It's not a negative thing. हम गलत नहीं कह रहे, हम इसको गलत भी नहीं कह रहे, कतई गलत नहीं कह रहे, और करें, बहुत जितने दिल चाहता है डिफेंस पैक्ट करें। हम तो सिर्फ एक रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसके फायदा क्या होगा हमें। आप डिफेंस आर्किटेक्चर नया बन रहा है, सारी दुनिया नई बना लें, लेकिन हमें उसका क्या फायदा होने वाला है, हम तो ये समझना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी इस वक्त जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से अब तो डिफेंस इंडस्ट्री बन गई है ना। सो इफ वी मेक प्रोग्रेस इन द डिफेंस इंडस्ट्री, और अगर वो सऊदी पैसे के साथ हम अपने और कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या उसमें कोई एडवांसमेंट्स लेके आते हैं विद टर्किश टेक्नोलॉजी एज वेल, तो ऑफ कोर्स दैट विल आल्सो बोड वेल फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। सो फायदा तो कहीं ना कहीं होना ही है। इट्स टू अर्ली टू टेल कि इस वक्त क्या होगा। अभी तो बिल्कुल ये इन्फेंसी के स्टेज पे है सारा कुछ।
सही फरमा रहे हैं डॉक्टर औरंगजेब। चले फर्ज करें कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है, तो उस सूरत में तो पाकिस्तान और टर्की जो है कंपेटिटर्स बन जाएंगे। तो डिफेंस एग्रीमेंट के जो दो मेंबर्स हैं वो तो आपस में कंपटीशन शुरू कर देंगे कि ज्यादा असला कौन बेचेगा। चलें सिर्फ अगर इसी पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है तो देन वी आर इन कंपटीशन विद आवर ओन एलाई। देखिए, इसका जो फ़ायदा है ना वो मल्टी प्रोंग्ड है। वो इकोनॉमिक भी है, वो स्ट्रेटेजिक भी है, वो मिलिट्री भी है। अगर आप पहले मिलिट्री पे बात कर लें, अगर आप टर्की से कंपैरिजन की करते हैं, देखिए टर्की का फोटे और हमारा फोटे बड़ा डिफरेंट है। वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में उनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। उनका एक्सपर्टीज़ जो है वो नेवल टेक्नोलॉजी में है, जबकि हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा लैंड बेस्ड हार्डवेयर है, जिसमें कि आपके आर्मर्ड व्हीकल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बैटल टैंक्स आ जाते हैं। और उसके साथ फिर ऑब्वियसली हमारा द फेमस JF-17 जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है। उससे पहले हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो बेच ही रहे हैं अपने मशाक तैयारे जो हैं। सो हमारी और उनकी एक्सपर्टीज़ बड़ी डिफरेंट है। तो जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो विद इन दिस द कंट्रीज हु हैव साइंड अप टू दिस पैक्ट, इनका आपस में तो कोई कंपटीशन इस तरह नहीं बनता। जहाँ तक मिलिट्री बेनिफिट का सवाल है, वो जैसा अभी नदीम साहब ने कहा कि पहले हम तकरीबन 10 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करते थे, नाउ वी आर एमिंग टू हिट 30 बिलियन। ऑलरेडी आपके जो MOU साइन हुए हैं वो अप टू 30 बिलियन के हुए हैं। सो अगर आप 30 बिलियन कर रहे हैं, दैट मीन यू ट्रिपलिंग योर एक्सपोर्ट फ्रॉम जस्ट वन सेक्टर। तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा तो है, और उसका सिर्फ मिलिट्री फ़ायदा या इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं, उससे एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी है। बिकॉज वो कंट्री का डिफेंस जो है वो किसी हद तक आपके डिफेंस से ना सिर्फ लिंक हो जाता है बल्कि आप पे डिपेंडेंट भी हो जाता है। सो इन टाइम ऑफ नीड वो जो रिलेशनशिप है वो टू वे हो जाता है, वन वे नहीं रहता। उन्हें भी पता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उन्हें आपकी ज़रूरत है। अच्छा, ये तो मिलिट्री इसका एंगल हो गया। हालांकि इसमें और भी बड़ी बातें हैं जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं। आप पहले ही मिलिट्री एक्सपर्टीज उन्हें प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन कतार, टू एंगेजिंग विद द मिलिट्री ऑफ सऊदी अरेबिया एंड टर्की। उनके ट्रेनर, उनके लोग ट्रेन करने आपके PMA में आते हैं, आप ऑन द ग्राउंड उन्हें वहाँ पे एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। अब आपने अपने जो JF-17 हैं वो उस पर डिस्कशन उनके साथ शुरू कर ली है। सो आपका ऑलरेडी मल्टी प्रोंग्ड उनके साथ मिलिट्री वो है एक रिलेशनशिप। सो मिलिट्री एक तो फ़ायदा, फिर ज़री बात है इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो अपनी जगह पे है कि आपने इकोनॉमिकली उससे जो बेनिफिट गेन किया है वो आपको मिलेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सऊदीया। वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी बार कहा है कि हम जब जाते हैं, जब भी नई गवर्नमेंट आती है, हम जाते हैं मिलने तो वो कहते हैं लो जी पैसे मांगने आ गए। अब कम से कम उन्हें ये होगा कि अच्छा अगर ये पैसे मांगने आ भी रहे हैं तो चलो इन्होंने हमें इनकी एक हमारे बड़े क्रिटिकल चीज़ जो कि नेशनल डिफेंस है उसमें हमें इनकी ज़रूरत भी है, यू नो। सो वो चीज़ एक नया आपको एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने में मदद देती है। अब देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों अपने एसेट्स पूरे मिडल ईस्ट में बिठाए हुए हैं। उससे तो यूनाइटेड स्टेट्स को जो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है सो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक्सपेंस उस पर कितना होता है वो ये बड़ा डिबेटेबल है कि क्या एक्सपेंस ज़्यादा होता है कि उस पर उनको मिलिट्री जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आता है। वो तो चलें, सारी ये चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका इन्फ्लुएंस रहता है पूरे मिडल ईस्ट में। सो आई थिंक द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेलिंग आर इन्फ्लुएंस। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दैट इन्फ्लुएंस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मिडल ईस्ट, इट हेल्प्स अस यही तो डॉक्टर जी। औरंगजेब, यही देखिए, आप अपना असला बेचें, पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लुएंस से आप उसका रैशनल क्या है, यानी इसकी कोई वजह भी तो होगी ना, उससे क्या फायदा है। आपने अगर इन्फ्लुएंस से मिडल ईस्ट फायदा, को में अपना इन्फ्लुएंस रखा
जी, नहीं बहुत फ़ायदा है। देखिए ना, आपका जी जी सारा प्लीज जो बताइए। एनर्जी जो एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं आपकी, वो सारी मिडल ईस्ट से हैं। जो आपका लेबर है वो सारा ओवरसीज़, जो आपको फॉरेन रिज़र्व्स आपके बनते हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, वो सारी मिडल ईस्ट से आती हैं। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स का जो है, वो आप थ्रू द सऊदीज़ आप वो इन्फ्लुएंस वहाँ से एक्सर्ट कर सकते हैं। फिर इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस चाहिए, बिकॉज इंडिया की एक बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है वहाँ पे, एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरकट यू, स्पेशली विद द न्यू फाउंड लव फॉर इजराइल। तो इंडिया को भी आपने काउंटर बैलेंस कर लिया इसके जरिए। सो ये इन्फ्लुएंस को तो सबसे बड़ी वो कहते हैं, व्हेन इट कम्स टू पावर वर्सेस मनी, पावर गिव्स मनी a run for it for दिस its money, मेक्स सेंस, you know। दिस मेक्स सेंस। यस तो आपने यस। उनको एक चीज और आपसे आपने पूछूंगा फिर आगे चलते हैं। जी जी, तो आपने उनको अपना जी एक जी तरह आप से अपनी बात आपने मुकम्मल कीजिए, उनको थोड़ा अपने लैग आप आ रहा पे, है पर। जी आपने उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। अभी तक वो हमेशा सारे शोर मचाते थे कि भैया एटम बम बनाया है तो इसका क्या फायदा है। अब एटम बम का फायदा नजर आ रहा है ना। आई मीन जो एमबीएस जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि इफ ईरान परसूज अ न्यूक्लियर वेपन वी विल परसू अ न्यूक्लियर वेपन। और अब जो कुछ सऊदीया के साथ हुआ है उसके बाद तो सऊदीया नोज दैट दे कैन नॉट रिलाई ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सब फॉर बात। डिफेंस। सो वो अब उन्हें नजर आ गया है कि हमें ऑल्टरनेटिव देखने, और इंटरनेशनल नदीम प्रेस साहब में कुछ अगर आप कहना देखें चाहते तो वो बड़ा वो हो रहा है। जी नदीम साहब। जी जी, मैं डॉक्टर औरंगजेब की बात को आगे लेके जी जाना जी चाह रहा जी हूँ। जो जी नदीम साहब। बात हो रही थी इन्फ्लुएंस की इन द मिडल ईस्ट, आपको ये पता ही है कि ये जो मैड डॉक्ट्रिन है, यानी कि मोदी, अमित और डोवल, उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, नॉट ओनली इन द रीजन बट ग्लोबली आइसोलेट किया जाए। ये तो उनकी सारी स्ट्रेटजी जो है वो तबाह हो जाती है वंस वी गेट दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पे उनका भी बहुत ग्रोइंगली इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो चुका हुआ था बिकॉज ऑफ द यूएई डील्स एंड ऑफ कोर्स सऊदीज के साथ डील्स की। लेकिन अब क्योंकि हमारा वहाँ पे इनरोड हो चुका है, सो वो जो उनकी पॉलिसी थी हमें आइसोलेट करने वाली, वो तो अब जीरो हो चुकी है। सो बिल्कुल डॉक्टर औरंगजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस इन्फ्लुएंस का पाकिस्तान को डेफिनेटली फायदा है। मैं एक चीज आपकी इसी बात से और आगे समझना चाहूंगा। जब हम बात कर रहे हैं सऊदी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो व्हेन द सऊदीज आर लुकिंग सो वीक, जस्ट दे हैव डीप पॉकेट्स, पैसा उनके पास ठीक ठाक, बट व्हेन यू आर पॉलिटिकली जब आप पॉलिटिकली असर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जब अपनी कोई फौज का ऐसी इस काबिल नहीं है, यू फील थ्रेटन्ड बाय एवरीबॉडी इन योर नेबरहुड, इवन छोटे मुल्क भी आपको डराते हैं। तो आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है अपने इलाके के अंदर, यानी इन द मिडल ईस्ट, व्हेन यू आर लुकिंग एवरीवेयर फॉर सिक्योरिटी, तो व्हाट इज योर पॉलिटिकल स्टैंडिंग? Does it मैं not आई make वुड you लाइक look less significant? आई वुड जी लाइक इज्जत टू साहब। पुट वर्ड्स जो जी एजाज औरंगजेब साहब प्लीज आप ने कीजिए बात। जी, जो डॉक्टर डॉक्टर औरंगजेब ने और नदीम खान साहब ने बात की है, देखें आप, आई पार्शियली एग्री विद व्हाट दे आर सेइंग। पाकिस्तान के लिए जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, पहली चीज़। लेकिन लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि जो अच्छा हुआ है वो कितना अच्छा हुआ है, सुपरलेटिव्स में अच्छा हुआ है या गुड हुआ है। देखिए हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, वो अभी बड़ी बिगिनिंग स्टेज पे है। आप जो JF-17 एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसका 70-80% जो कॉस्ट है वो सामान सारा आता है चाइना से। आप 30-40% इसकी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उन चीज़ों में जो मेजर चीज़ आप बनाते हैं वो उसका एयर फ्रेम है। इसी तरह आपकी जितनी वेपनरी है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट जो है वो चाइनीज़ है। बट एनीवे, पाकिस्तान मेकिंग इनरोड्स इनटू द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज इज अ गुड थिंग। और जिस मुल्क के साथ आपके मिलिट्री टाइज हों, तो obviously they're much stronger than just economic ties. So I'm all for it. But again, this is not going to be a world beating kind of a thing for Pakistan. This is going to give you some breathing space for a little while. और जो ये पैसे आपको मिलेंगे, अगर जो आप ठीक तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ाया हो जाएंगे। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मिनट सऊदी की बात है। अरेबिया, एजाज साहब एक चीज और ऐड कर लें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई वुड जस्ट वांट टू पुट वन थिंग, तो आप उसको अपनी गुफ्तगू में शामिल करें।
इस रिलेशनशिप का जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, तो बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट एवर बिग और स्मॉल बेनिफिट इज देयर, प्लीज। देखें जी, पाकिस्तान को तो कॉस्ट अभी कोई भी नहीं पे करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान या टर्की के पास ऐसी कोई रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल कि वो ईरान के अटैक को रोक सकें। ना ही उनके पास ऐसी कोई डिफेंस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो हूतीस का अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होता है उसको रोक सकें। देखें, ये यू हैव टू लुक एट इट रियलिस्टिकली। इस वक्त दुनिया में किसी मुल्क के पास बहुत इफेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी मौजूद ही नहीं। इसराइल अपने आप को इसलिए डिफेंड कर रहा है बिकॉज जो टेरिटरी जो है वो बहुत छोटी है उसकी, और बड़ा डिफेंस जो उनका जो नेटवर्क है मिसाइल डिफेंस का वो बड़ा क्लोजली नेट है। छोटा सा मुल्क है, बेतहाशा उधर सिस्टम्स लगा लिए हैं उन्होंने डिफेंड करने के लिए। तो देखिए 10 मिसाइलें मारे में गए, उसमें से एक तो लगेगी। तो सऊदी अरेबिया का साइज इज 100 टाइम्स बिगर देन इसराइल। तो ऑब्वियसली उसको डिफेंड करना बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कि आप 100 मील दूर से मिसाइल मारें और दूसरी मिसाइल को लग जाए बैलिस्टिक मिसाइल को। बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस टू शूट इट डाउन। सो दैट मीन्स कि सऊदी अरेबिया में, पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर उतना ही डेंस मिसाइल नेटवर्क लगे जितना इसराइल में है, तो फिर उस किस्म की आपको कवरेज मिलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी बड़ा मुल्क इतनी बड़ी डिफेंस नेटवर्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ में लॉस हो सकता है, वो ये है कि अगर जो ईरान के ऊपर कोई मुसलमान मुल्क अगर जो ग्राउंड अटैक कर दे ग्राउंड फोर्सेस के साथ, स्पेशली जो उनके एरियाज़ हैं जिधर शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके साथ मिल के कोई इस किस्म की इंकर्जन छोटी मोटी, या इसके अलावा MBS को ओवरथ्रो करने की कोई साजिश, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान उधर मैनेज करेगा। आप देखें, टर्की की फोर्सेस नहीं उधर एम्प्लॉय हो रही, पाकिस्तान की फोर्सेस एम्प्लॉय हो रही हैं। तो जो डिफेंस पैक्ट है ना पाकिस्तान का विद सऊदी अरेबिया, वो डिफरेंट है विद डिफेंस पैक्ट ऑफ टर्की। टर्की को सऊदी अरेबिया अभी भी विद ग्रेट सस्पिशन देखता है, बिकॉज टर्क्स ने ही MBS के बारे में जो वो उनका बंदा मारा गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कशोगी, जमाल किशकोगी। खशोगी कशोगी की सारी कशोगी की सारी इंटेलिजेंस जो थी MBS के ऊपर, वो टर्की नहीं दी थी। तो ये टर्की को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं MBS इतना, लेकिन टर्की वांट्स टू बी पार्ट ऑफ एनी डिफेंस डील विद विद दैट इज गोइंग टू कम अलोंग, बिकॉज वो मुस्लिम कार्ड प्ले करना चाहता है टर्की। हालांकि उसके ताल्लुकात विद इजराइल बहुत अच्छे हैं, उनकी एम्बेसी भी है उधर, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उन दोनों के आपस में। इनफैक्ट तेल बहुत एक्सपोर्ट करता है टर्की, उनको रिफाइन करके देता है। तो देयर बिजनेस डीलिंग्स आर अजरबैजान के थे जी। तो अब आप आ जाएं कि पाकिस्तान का रोल क्या है। देखें, पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी और वो एबिलिटी नहीं है कि वो इस वक्त सऊदी अरेबिया को बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड कर सके। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, और वो भी ये है कि अगर जो चाइना अपने कॉफर्स खोलता है, पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, HQ-19 उनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान को कहते हैं ठीक है जी, आप 50-100 ये डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया में लगा लें और इनको ऑपरेट करें, तो यस, इन दैट केस पाकिस्तान कैन प्रोवाइड देम अ गुड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि शोरैट्स जो हैं, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स हैं, HQ-16 के नए मॉडल्स आ गए हैं, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी आ गए हैं उनके पास। अगर जो वो 100-200 के करीब जो है और लगा दे, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है सऊदी अरेबिया को। बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि क्या चाइना जो है वो देना चाहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने चाइना से पहले ये डिस्कस करके और उसके बाद ये एग्रीमेंट किया है विद सऊदी अरेबिया कि ये कोई 20-30 बिलियन की वेपन सेल होगी टू सऊदी अरेबिया, जिसको पाकिस्तानी चलाएंगे। इसमें वेरी शॉर्ट रेंज आपके डिफेंस सिस्टम्स आएंगे, जो उनकी नई वेपन्स आई हैं 275 मॉडल ट्रक माउंटेड व्हीकल्स, उसके साथ साथ HQ-16 मिसाइल सिस्टम्स और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। तो इसके साथ वो हूतीस की
जो ड्रोन्स है उनको भी कवर करेंगे, ईरान की तरफ से भी अगर जो कोई अटैक होगा वो कवर करेंगे, लेकिन अभी तक पब्लिकली कुछ नहीं हमें पता। और पब्लिकली ऑब्वियसली जब तक पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट नहीं आएगी तो पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सकेगा सऊदी टेरिटरी को। और इसमें देखें पाकिस्तान को एग्रेसिव इंटेंट भी शो नहीं करेगा। अगर जो देर जस्ट देयर टू डिफेंड तो ठीक है, वो जो भी हूती का ड्रोन आएगा उसको मार गिराएंगे और जो ईरान की मिसाइल आएगी उसको मार गिराएंगे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ईरान भी इसके साथ कुछ ज़्यादा अपसेट नहीं होगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक जो पाकिस्तान डील में रहेगा तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। बट जहां भी ग्राउंड फोर्सेस को पाकिस्तान एम्प्लॉय करेगा अगेंस्ट एनी incursion into Saudi Arabia, I think that will be a very big problem. So I don't think कि पाकिस्तान इस किस्म की कोई चीज़ करेगा। सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि वो ड्रैग करे पाकिस्तान को इस चीज़ में इन केस ऐसा कोई इवेंट आता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पहले ही रिफ्यूज कर चुका हुआ है 2014 में सऊदी अरेबिया को, सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान अगेन इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि राइवलरी ये बहुत पुरानी है, ये नई राइवलरी तो है नहीं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर जो अपनी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक कर ले तो इट हैज़ अ गुड चांस टू गेट आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप। नदीम साहब, ये जब हमें लोग बताते हैं कि पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, डिपेंडेंसी है, रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस का बड़ा चर्चा है। हर बात के जवाब में रेमिटेंस, पाकिस्तान को रेमिटेंस आती है। एज वी आर लुकिंग एट मिडल ईस्ट सिचुएशन, और मैं पर्सनली और अलॉन्ग विद अदर्स वी बिलीव कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी एनी टाइम सून, फोर्सिएबल फ्यूचर में। और अगर जंग ज्यादा होती है तो वहां की इकोनॉमीज इफेक्ट होंगी, और ये रेमिटेंस जो आ रही है ये स्क्वीज करती है। तो रेमिटेंस तो बहुत रिलायबल मुझे मीडियम टर्म में भी नजर नहीं आती एज अ सोर्स ऑफ इनकम। इसको इतना क्यों हाईलाइट करें फिर हम? डॉक्टर साहब, ये रिमिटेंसेस जो हैं ये वॉर से पहले भी आ रही थी, और इस वॉर को जो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कोशिश की न्यूट्रलाइज करने की या सीज फायर लाने की, उसमें ज़ाहिर है ये एलिमेंट भी शामिल था कि हम अपनी जो रिमिटेंसेस हैं और उनको बरकरार रखें, और इनकी जो इकोनॉमीज़ हैं लाइक द यूएई और बहरीन और कुवैत, उन लोगों को हम अफ्लोट रखें ताकि वो हमारे जो वहाँ के वर्कर्स हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि यूएई ने तो पहले ही हमारे बंदे वापस भेजने शुरू कर दिए थे। सो रिमिटेंसेस आर नॉट द एंड ऑल ऑफ ऑल थिंग्स। वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उस पर शॉर्टफॉल तो आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज यूएई की जो जिस तरह की पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो आई एम श्योर वील हैव टू लुक एट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि डिफेंस ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है उसको देखा जाएगा, और आई एम श्योर सऊदी अरेबिया विल शोर अप पाकिस्तान फाइनेंशियली, मे बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, चाहे वो पाकिस्तान को जो डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल जिस तरह पहले देते रहे शायद उसको और एक्सटेंड कर दें, या यहाँ पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको वो शोर अप करेंगे। उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान अगर कोलैप्स कर जाता है इकोनॉमिकली तो हम उनके किस काम के हैं, मुझे ये बताइए। नदीम साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ये $30 बिलियन चाइना से ले रहे थे ना, वही ना, तब भी हम बहुत कुछ बोल रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पाकिस्तान में $30 बिलियन इन्वेस्ट हो जाएगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कहाँ गए वो? हम वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट जो 2012 में जहां हम थे हम उससे पीछे हैं अब। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास, हम पैसे वो ज़ाया कर देते हैं, हम उसको सही तरीके से ना लगाते हैं ना खर्च करते हैं। तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर है हमारा इस्लामाबाद का, द वे वी थिंक, द वे वी वर्क, हमारा जो इंटरनल डीएनए है इस वक्त, क्या हमारा डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है इतना कि हम इन पैसों को ठीक तरह इस्तेमाल कर सकें? मेरा तो सिर्फ यही क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं, ये एक जो और चीज प्रॉब्लम सामने बता आई रहे है हैं डॉक्टर औरंगजेब, जी हमें ये पता चला जी है। नहीं, आप कर ले बात, मैं सवाल चले मेरा सवाल रख लें, फिर आप इसका या जवाब, आप इसका पहले जवाब भी डॉक्टर साथ ही साहब से जोड़ पूछ लें। ले, मैं ये भी बटन सुनने में आई, आफ्टरवर्ड्स, आप पहले बड़ी जी इंटरेस्टिंग। जी जी, ये सुनने में आई बात कि पाकिस्तान से जो चोरी का पैसा जा रहा है दुबई और कतर, और फिर ये वहां पे रियालों में और दिरहम्स में और लोकल करेंसी में वहां की तब्दील होता है, और फिर वो रेमिटेंस
बन के वापस आ जाता है। क्योंकि जो वहाँ पे पिछले 6 महीने में हमने जो चीज़ें सुनी हैं, दुबई में खाने पीने की चीज़ें, वो कहते थे जो 8-10 दरम की आती चीज़ आती थी, वो 25 और 30 पे चला गया वो डब्बा खाने का। और इस तरह बाकी भी जो भी ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। तो अगर वहाँ लोकल बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं लोगों के, और सऊदीया में भी हो गए हैं, तो पैसे तो बहुत कम बचते होंगे वहाँ पे। हमें अंदाजा है कि वहाँ पे अखराजात कैसे हैं। और अब तो 4,000 रियाल उन्होंने, गरीब आदमी कैसे देगा 4,000 रियाल फीस पर, शायद वो भी बढ़ा दी है, ये जो अकामा फीस है। तो ऑल दीज थिंग्स इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, हम शायद वी आर स्प्लिटिंग हेयर्स, हम बहुत ज़्यादा माइन्यूशिया में जा रहे हैं। जो ओवरव्यू मैं दूं अगर, वो ये है कि व्हाट डज दिस डिफेंस पैक्ट बाय अस? नंबर वन, इट बायज अस इन्फ्लुएंस. नंबर टू, इट बायज अस काउंटर इन्फ्लुएंस टू इंडिया एंड टू इजराइल. ये दो बातें. अच्छा, ये तो हो गया इन्फ्लुएंस. अब जहां तक फाइनेंशियल है, जो आपने रिमिटेंस की बात की, वो ये कहना कि जो यहाँ से पैसा जरदारी चोरी करके लेके जाता है दुबई, वो वहाँ का मजदूर रेमिटेंस में वापस भेज देता है, वो तो इट्स लाफेबल. ये बात तो ऐसी बिल्कुल नहीं है. वो तो आई थिंक दिस हैज नो लॉजिक कि जो आपकी इलीट कैप्चर जो है वो, क्योंकि पैसा तो यहाँ से चोरी करके इलीट ही लेके जाती है ना, जो दुबई के टॉवर्स में इन्वेस्ट करती है. तो वो पैसा जो इलीट है वो दुबई से आगे स्विट्जरलैंड लेके जाती है, अमेरिका लेके जाती है, वापस पाकिस्तान नहीं लाती. अगर वो पैसा वापस पाकिस्तान आ रहा होता तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया था हमारा. सो वो जो रिमिटेंसेस वाली बात है वो भी एक सेकेंडरी बात है. चलिए, अच्छा आपने वजाहत कर दी, क्योंकि सुनने में आई थी ये बात, सुनने में हाँ, आई थी नहीं डॉक्टर साहब बात, तो मैंने कहा पूछ लूं, आप लोग बाखबर लोग हैं, तो इसकी वजाहत फरमा देंगे। जी जी, वो नहीं, वो आई थिंक वो बात कुछ बढ़ा भी दी जेब दास्तां के लिए. वो कुछ लोग कह देते हैं ऐसी बात को वो करने के लिए, वरना इट डजंट मेक सेंस कि ये कैसे होगा. अगर ऐसे हो रहा होता तो फिर तो जितना चोरी का पैसा है, इसका मतलब है वो वापस पाकिस्तान आ रहा है, तो हमारा तो मसला ही हल हो गया. फिर हम तो सारी उम्र से यही कह रहे हैं कि चोरी का पैसा वापस नहीं आ रहा. इसका अगर वो वापस आ रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है? मैं तो कहता हूँ कि आए, अल्लाह करे वो रेमिटेंस की फॉर्म में वापस आए, कि जरदारी साहब वहां पे पाकिस्तानी मजदूरों को तनख्वाहें दें और पाकिस्तानी मजदूर वही पैसा वापस ले आए जो जरदारी साहब लॉन्चों में चोरी करके लेके जाते हैं कराची से. तो लेकिन पॉइंट इज कि एक तो आपको इन्फ्लुएंस मिलता है, दूसरे आपको जो सबसे बड़ा आपका इस वक्त इशू हो रहा है, जो आपका सिक्योरिटी इशू है, आपके जो 3 प्रोविंसेस हैं वो हॉट हुए हैं. उसमें आप इंसर्जेंसी को काउंटर कर रहे हैं, और वो इंसर्जेंसी जो एक्सटर्नली फंडेड है, और उसमें जो जिस तरह फॉर एग्जांपल बीएलए फैक्टर है. अब बीएलए फैक्टर जो है उसको सपोर्ट जो है एक्सटर्नली इंडिया से जो मिल रही है वो थ्रू ईरान आ रही है या थ्रू इराक आ रही है. तो हमें वो उसको काउंटर करने में भी इसमें मदद होती है जब हम मिडल ईस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. अच्छा, फिर इसी तरह हूती फैक्टर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सऊदीया की सपोर्ट मिल जाती है, बिकॉज इस वक्त आपकी सारी एनर्जी एक्सपोर्ट्स बाबुल मंदब के थ्रू आ रही हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद हुई हुई है, बाबुल मंदब को खुला रखने में हमें सऊदीज की भी हेल्प चाहिए उधर. सो वो वहाँ पे हमें सऊदी से वो सपोर्ट मिल जाती है. इसी तरह इराकी कर्ड जो हैं, जो कि प्रॉब्लम करते हैं, बीएलए को भी सपोर्ट देते हैं, और ईरान भी उन्हें सपोर्ट करता है. उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ पे सऊदी इन्फ्लुएंस, मतलब कि हमें अपने टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर भी ये चीज़ें चाहिए. और जहाँ तक इज्जत ने कहा कि जो पैसा आता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, वो इसीलिए नहीं यूटिलाइज हो पाता बिकॉज हमारे अपने यहाँ जो है वो इतना अनरेस्ट एक तो है जो कि पॉलिटिकली ड्रिवन है, और जो कि टेररिज्म की वजह से है. लेकिन फिर आपको अपनी गवर्नेंस भी ठीक करनी है, जिसकी वजह से आजकल ये शोर जो मचा हुआ है कि आप स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, लोकल बॉडीज लाएं, लोकल गवर्नमेंट बनाएं. वो सारा तो हमें वो एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन वो सब भी साथ साथ करना ज़रूरी है. और उसी लिए उसके ऊपर भी अब बातचीत शुरू हो गई है कि भाई अब आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, क्योंकि देखें ये एक पूरा प्रोसेस है. आप अपना घर भी चलाते हैं तो एक घर को चलाने में आपको पैसा कमाना भी है, लेकिन उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज भी करना है. तो वो यूटिलाइज करने में मुख्तलिफ चीज़ें हैं. कुछ आपने पैसे बिल्स दे दिए, कुछ आपने नौकरों की तनख्वाहें दे दी, कुछ आपने पैसे जो हैं वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसों के भी देने, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो.
सो इसी तरह कंट्री लेवल पे भी जो पैसे आते हैं उससे कुछ आपने कर्जा उतार दिया, जो आप नौकरों की तनख्वाहें देते हैं वो समझे आपने अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाहें दे दी, और कुछ पैसे आपने एजुकेशन पे लगा दिए। तो आपको इंटरनली भी अपनी जो पावर है वो डिवॉल्व करनी पड़ेगी, आपको स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि ये जो पैसा आप डिफेंस से कमा रहे हैं, जो $30 बिलियन का हम खुशी मना रहे हैं, वो $30 बिलियन कहीं लगे, वरना मुझसे इज्जत ने कहा कि वो पैसा सारा इधर उधर हो जाएगा, वो पैसा जाया हो जाएगा, और वो फिर वही बात है कि वो लॉन्चों में लोड होकर रात को दुबई पहुंच जाएगा। हम वो आपको और तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको और मुझे फर्क तब पड़ेगा अगर लोकल गवर्नमेंट होगी, और वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारी सड़कें भी ठीक करेगी, हमारे अस्पताल भी ठीक करेगी, हमारे बच्चों के स्कूल भी ठीक करेगी, फिर हमें उस पैसे का फायदा होगा। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस पूरा, वी हैव टू लुक एट इट एज अ बिगर पिक्चर। लेकिन ये भी आता है, उसके साथ स्टेबिलिटी आती है। लोकल रीस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है, इसकी बात हो रही है, फॉरेन अलाइनमेंट्स हो रही हैं, एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजें आपको लगता है कि इफ दे आर पुट टुगेदर तो उससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करेगी? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि आपने 80s में अपना इन्फ्लुएंस गेन किया बिकॉज ऑफ द सोवियत वॉर, और उसके नतीजे में आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंस बायज यू, इट बॉट यू अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगले 10 साल आपको इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो उसमें आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ गेन कर लेते हैं। Let's see how it translates into economic benefit. जी जी, I'd like to add, it also buys us time to क्या ना अपना किबला दुरुस्त करने। जी, हमें it also buys us time ताकि हम अपना किबला दुरुस्त करें, जिस तरह इज़्ज़त साहब कह रहे हैं कि हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करें और हम अपनी जो है पॉलिसीज को ठीक करें। तो ये so you are convinced that we are heading in the right direction with all these developments. That's the main thing. Are we on the right track? Only heading partially, in the right because direction? जो इन्फ्लुएंस से आपको फायदा होगा उसको आपको यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट बाय सेटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर। इफ यू डोंट सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ Right. इट। अच्छा, अब इसकी एक और साइड भी है ना एजाज साहब, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, डिफेंस कमिटमेंट्स, इनके अंदर एक पोटेंशियल थ्रेट भी है कि इफ मिडल ईस्ट गेट्स हॉट तो हम उसके अंदर वी कैन गेट इन्वॉल्व्ड इनटू वेरी अनडिजायरेबल सिचुएशन। ये की डाउनसाइड तो है। ये डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी सिनेरियोज के ऊपर काम किया होगा गवर्नमेंट ने बिफोर गेटिंग इनटू दिस। आई थिंक देयर मस्ट बी सम टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान कि दे विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान के ड्यूल रोल्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो बहुत गलत किया सऊदी अरेबिया ने कि जब वो हूतीस का जहाज़ लैंड कर रहा था ये खामेनाई साहब के बैरियल के बाद दे वर गोइंग बैक, तो एयरपोर्ट को बॉम्ब किया सऊदीज़ ने। तो अभी तक वो सऊदी अरेबिया के ऊपर कभी ना कभी थोड़े बहुत मिसाइल फायर कर लेते हैं या उनके ऊपर ड्रोन्स फायर कर लेते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान का रोल जो है ना अब वो मोर ऑफ अ म्यूचुअल गारंटर है कि इट विल एक्ट एज एन इंटरलॉकेटर between Iran and Saudi Arabia and between the Houthis and Saudi Arabia। और वो इस पोजीशन में पाकिस्तान आ गया हुआ है कि वो इस इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तानियों का, ये सारे लोग इस पे एग्री करते हैं। देखें ना, अगर जो अमेरिका इंटरलॉक्यूलेट करता तो शायद हूतीज एग्री ना करते, ईरान एग्री ना करता, लेकिन पाकिस्तान के होने की वजह से ये सारे मुल्क जो हैं ना मेरे ख्याल में ये सऊदी अरेबिया का कम से कम पीछा छोड़ देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि यूएई का पीछा छोड़ेंगे या नहीं, वो तो उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है यूएई ने। बट पाकिस्तान की वजह से कम सऊदी अरब जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ सम इयर्स डाउन द लाइन उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी
कि अगर जो कोई भी सऊदीज जो हैं वो हॉट हेडेड डिसीजन लेते हैं तो पाकिस्तानीज उनको टेम्पर डाउन कर सकेंगे इस चीज़ को, और दूसरी साइड्स को भी बीच में मिला के ला के, और वो थोड़ा सा पीस जो है ना वो रखेंगे। हाँ, व्हेन इट कम्स टू दी गल्फ कंट्रीज, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अमेरिका ने ही उनको क्या है कि उधर इसराइल का इन्फ्लुएंस बढ़वाया है। दिस इज ऑल अंडर अ प्लान, अमेरिकन प्लान। अदरवाइज ये किस तरह हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज में इसराइल चला जाए और जनाब इतना इन हो जाए। तो वो बेसिकली दे वांट कि इसराइलीज क्योंकि बिल्कुल नेबरहुड में आ जाएंगे बिल्कुल ईरान के, तो वहाँ से ईरान के अगेंस्ट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सके, जिसमें क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। तो वो आई थिंक ये कशमकश चलती रहेगी बिटवीन गल्फ एंड ईरान, जिसमें गल्फ कंट्रीज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और सऊदी अरेबिया को तो इवेंचुअली फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस दिन हुतीस के साथ उनकी दोस्ती होगी तो वो 6-7 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फिर एक्सपोर्ट करेंगे फ्रॉम बाबुल मंदब। 11 नहीं करेंगे, 6-7 तो करेंगे। तो उनकी तो विन विन सिचुएशन है लॉन्ग टर्म में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गल्फ कंट्रीज क्या करेंगी इस टाइम पीरियड। दैट्स राइट। नदीम खान साहब, मैं पाकिस्तान की जब परेशानियों के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे वो साहिब लुधियानवी की एक नज़म है आखिरी बुराई, वो बहुत याद आती है। अब सब हजरात को मैं जानता हूँ, बाज़ात लोग हैं, आर्ट एंड लिटरेचर म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी है आप सबकी, तो इजाज़त हो तो सुनाऊँ ये नज़म आपको। बिल्कुल बिल्कुल। याद मैं बहुत पहले कभी कॉलेज के ज़माने में पढ़ी थी, मैं इसका टाइटल भूल गया था, थीम याद थी, बड़ी मुश्किल से फिर मुझे उसका टाइटल याद आया। वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जुल्फकार, इस्लामाबाद में होते थे, सो उनके घर में फिर वो किताब ढूंढी गई और ये इसको आखिरी बुराई। डॉक्टर साहब, शराब बंद करो, यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। फसाद बंद हुआ, लूट मार बंद हुई, हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई। मकान बन गए बेघर भिखारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कवारियों के लिए। वतन में खैर से बेरोजगार कोई नहीं, वो मुनसफी है कि शिकवा गुजार कोई नहीं। कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए, कोई ज़ईफ भटकता नहीं असा के लिए। सितम का, गम का, जहालत का दौर खत्म हुआ, बुलंदो पस्त मईशत का दौर खत्म हुआ। तमीज़े बंदा व आका मिटी, सब एक हुए। वजीर खादिम मिल्लत, रईस नेक हुए। शराब बंद करो, यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। बहुत So, खूब। आपके क्या ख्याल डॉक्टर है इस मुल्क की आपने इज्जत पे जिन 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 चीजों से हर्फ आता है? जी सर। आपने खुद ही बयान कर दिया सारा सर, लेकिन डॉक्टर साहब, बुराई खत्म होने को नहीं है। नदीम साहब। जी डॉक्टर साहब। मतलब कहने का ये है कि हमारा असल प्रॉब्लम क्या है? हमारा असल प्रॉब्लम हम खुद हैं। हाँ, हमारे बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल। That sums We it up. only have ourselves to blame. योर थॉट्स ऑन सर। मैं ये कहता हूँ we only have ourselves to blame. हम जो सर, हैं वो एक बार इब्राहिम लिंकन जो थे, जब ही वाज डिसाइडिंग द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जब कैपिटल हिल से निकले तो एक औरत ने उनको जोर से चीख मार के सवाल किया कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव यू चोजन फॉर अस। तो इब्राहिम लिंकन टर्न्ड अराउंड एंड सेड कि आई हैव नॉट चोजन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर यू, I have suggested a form of government, but it is up to you, the people, to decide how they want to be governed. So हम कहते हैं कि we want a fair system of governance, लेकिन हमें वो उसको we have to decide ourselves and then we have to reach out and grab it.
अगर हम खुद नहीं हिलेंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट विल बी गिवन टू अस ऑन अ प्लेटर। तो हम पहले अपने आप को ठीक करें, तो उसके वो कहते हैं वो अल्लाह ताला हर कौम को वही हुक्मरान देता है जो वो डिजर्व करते हैं, तो वो हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें मिल रहा है। वो एम्बेसडर हसन नबीब साहब बता रहे थे इधर साहब के कोई साहब थे वो शायद कमर्शियल अटैची बन के सऊदी अरब गए या किसी ऐसी डिप्लॉयमेंट पे कोई ऐसी अपॉइंटमेंट थी, तो 3 साल में उन्होंने 150 उम्रे किए अच्छा। और ये उनकी कमी थी जिंदगी भर की। तो चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू है आज की। I'd like to say something before we go. Your thoughts on Sahil Ludhianvi, maybe if you like to share something. जी जी, मेरा बस यही है जी, साहिर लुधियानवी साहब भी बड़े बाशऊर इंसान, उनको भी हमारा पता था, हमारे डीएनए का भी पता था, तो फिर उन्होंने उसकी मुताबिकत में ही ये शेर कहे। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, नदीम खान साहब ने कहा, ये पहली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पाकिस्तान को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि इसको स्क्वांडर ना करें और पास्ट से हम मिस्टेक्स जो की हैं उनसे लर्न करें। इस्लामाबाद में लोग वो लाएं जो लोग डिलीवर करना चाहते हों, जिन लोगों को इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मेकिंग करने के बजाय जो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट्स हैं उनको सामने रख के डिसीजन मेकिंग करें और डिवॉल्व करें जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लोकल बॉडीज़ को लाएं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हों, वो उसमें फिर वो गड़बड़ ना हो कि लोग फिर उसकी वजह से ज़्यादा लड़ाई में पड़ जाएं। मुझे तो पाकिस्तान में ये खौफ आता है जब भी इलेक्शंस होने लगते हैं किसी भी किस्म के, कि यू बाय हैविंग इलेक्शंस यू आर ओपनिंग अप अनदर पेंडोरास बॉक्स, क्योंकि लोग और डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की विल का जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वोटिंग और इलेक्शंस, ये ओपिनियंस को ज़्यादा इन्फ्लेम करती हैं और लोगों में डिवाइड को इंक्रीज करती हैं बजाय के रिड्यूस करने के लिए। तो आप कोई भी सिस्टम लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, एज लॉन्ग एज फ्री डिस्पेंसेशन, अ फेयर डिस्पेंसेशन ऑफ योर लीगल राइट्स हो लोगों के पास और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की इजाज़त हो लोगों के पास। तो आई थिंक इवन कोई आपका डिक्टेटर भी आ जाएगा ना पाकिस्तान में जो ये चीज़ें प्रोवाइड करे लोगों को, तो उससे भी लोग बड़े खुश होंगे। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली कोई फेयरली लोग डील नहीं किए जाते, डिस्पेंसेशन बड़ी ख़राब है, लोगों की प्रॉब्लम्स को कोई नहीं सुनता, तो इस वजह से हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हम ठीक कर लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मेरे जहन में आया था, मैं भूल नदीम गया। साहब, योर थॉट्स। जी जी और एक साहब पहले कह लें Sure. अच्छा, मैं सिर्फ एक बार जो वो जो बात हो रही थी कि इस नहीं, पैक्ट आप की कहिए benefit डॉक्टर की- साहब, नदीम साहब के मुंह में लेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ ये क्विक पॉइंट के जो हमें जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो कि हम सबको अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो बहुत होगा, वो ये है कि दिस पैक्ट विल सर्व एज अ डिटरेंट against any future aggression that India might contemplate against Pakistan. जिस तरह एक आपका न्यूक्लियर स्ट्रेंथ जो है, आपकी न्यूक्लियर पावर जो होना जो है वो एक डिटरेंट है, तो ये पैक्ट्स भी एक डिटरेंट होते हैं। अब नेटो ने जो अपना पैक्ट किया वो है जॉइंट डिफेंस का, आर्टिकल 5, उसकी वजह से रशिया हैज नॉट अटैक्ड नेटो फॉर द लास्ट 60 years। तो एक डिटरेंस जो है ना वो आ जाती है इन पैक्ट्स के जरिए, और अगर आप वो डिटरेंस ले आते हैं। लेकिन कल वो वहां पे एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे इंडिया में माइकल कुगलमैन, वो अटलांटिक काउंसिल के जो है जी जी, उन्होंने तो इंडिया को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब आप पे अटैक नहीं करेगा, इसकी परेशानी ना लें, डोंट हैव स्लीपलेस नहीं नाइट्स सऊदी ओवर इट, अरब इंडिया पे इसलिए कि अटैक कभी भी सऊदियों नहीं के वहां करेगा, लेकिन 44 सऊदी बिलियन अरेबिया डॉलर लगेंगे। हमें
सऊदी अरेबिया हमें सपोर्ट देगा। जनरल मुशर्रफ का कमेंट आपको याद है, जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया गया टू सिक्योर आर इकोनॉमिक एंड एनर्जी लाइफलाइन, कि हमें ऑयल सप्लाईज आती रहेंगी और हमें उसकी जो पेमेंट्स हैं वो डिफर्ड होती हम कर सकेंगे। कहते एक बार मैंने गल्फ स्टेट्स को सिक्योर कर लिया था तो फिर आके मैंने अपनी भी आर्मी आगे कर दी कि अच्छा ठीक है फिर चलो अब तैयारी करो लड़ाई की। सो ये आप यू हैव टू रियलाइज कि जंग जो ज़ाहिर है है वो तेल पे नहीं स्टैंड जाती ऑफ है। में तो बिल्कुल नहीं, तेल इज क्रिटिकल इन हाँ जी, एनी सच सिनेरियो, इसलिए कि अगर आपने फ्रंट के ऊपर अपनी फौजें मूव करनी है और वहां पे 6 महीने खड़े रखना है उन्हें, तो फिर बिल्कुल। यू कैन 9 नॉट महीने बल्कि इमेजिन 9 महीने दे वर कि आपके आईबॉल टू पास आईबॉल, पाकिस्तान आर्मी एंड द 9 इंडियन महीने। आर्मी। यस यस यस। नदीम साहब की तरफ मेरे ख्याल लाइट का इशू हो गया, हम चाह रहे थे कि उनसे हमको आज की क्लोजिंग रिमार्क्स लें, तो कहीं पर रोकते हैं फिर अपनी बात को नदीम साहब के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम उनसे विल बेनिफिट फ्रॉम हिज थॉट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहन से, इज़्ज़त सैयद साहब, थैंक यू, नदीम खान साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान से था। Okay.